मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द होल ट्रूथ के बारे में। यह कहानी एक 17 साल के लड़के की है जिसने अपने पिता को मार दिया है और कोर्ट में अपने गुनाहों को कबूल भी करता है। तभी एक वकील कोर्ट में आता है और इस केस से जुड़े ऐसे ऐसे सबूत सामने लाता है जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी और इसके ट्विस्ट और टर्न के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम कोर्ट में एक वकील को देखते हैं जिसका नाम है रिचर्ड रामसे। रिचर्ड अभी अपने नए केस के बारे में सोच रहा है, जिस केस में एक 17 साल के लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी है। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचे तब वो लड़का लाश के पास ही मौजूद था और चाकू पर उसके उंगलियों के निशान थे। उस लड़के ने अपने गुनाहों को कबूल भी कर लिया, मगर रिचर्ड को अब कैसे भी उस लड़के को बचाना है। जिस आदमी की मौत हुई उसका नाम था बोन लैसिटर और उसकी पत्नी का नाम है लोरेटा लैसिटर और इस लड़के का नाम है माइक। अब रिचर्ड को कैसे भी माइक को बचाना है। वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इसीलिए उसने सेल्फ डिफेंस का केस बनाया है कि अपनी जान बचाने के लिए माइक ने अपने पिता को मारा है। जल्दी इस केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। ये सारे लोग पहुंचते हैं कोर्ट में। सबसे पहले इनके अपोजिशन वाला वकील सामने आता है जिसका नाम है जेम्स और वो सारे जूरर्स को कहता है कि एक ओपन एंड शट केस है। माइक ने अपने पिता की हत्या की है, वो भी गुस्से में, इसीलिए उसने अपने गुनाहों को कबूल भी कर लिया। माइक के पिता बोन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके ताल्लुकात सारे लोगों के साथ ठीक थे। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एंजेला नाम की एक लड़की को बुलाना चाहूंगा। तुरंत कटघरे में एंजेला को पेश किया जाता है। जेम्स उससे पूछता है कि बोन ने आपके फ्लाइट से सफर किया था, आप उनसे मिली भी हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे इंसान थे। एंजेला कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके साथ माइक भी सफर कर रहा था। जब ये दोनों एक साथ थे तब माइक उदास नजर आ रहा था, इसीलिए बोन बार बार कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी माइक का मूड ठीक कर दे। इन बातों को सुनने के बाद अब रिचर्ड आगे चला आता है और एंजेला से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। बोन हमेशा ही प्राइवेट प्लेन से सफर करता था, मैं कभी भी किसी प्राइवेट प्लेन में नहीं चढ़ा, अगर कोई चाहे तो अपने साथ किसी को भी ला सकता है। एंजेला कहती है कि हाँ। रिचर्ड कहता है कि क्या वो लड़कियों को भी ला सकता है। एंजेला कहती है कि हाँ। तब वो उससे पूछता है कि बोन कभी लड़कियों को लेकर के आया था। एंजेला कहती है कि हाँ, एक बार वो 2 लड़कियों को लेकर के आए थे। तब रिचर्ड कहता है फिर तुमने क्या किया। एंजेला कहती है कि जब वो तीनों अकेले थे तब मैं केबिन का दरवाजा बंद करके चली आई। रिचर्ड कहता है मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। वो सीधा आकर के बैठ जाता है माइक के पास और उससे कहता है कि ये केस बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो जल्दी बताओ जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन माइक कोई जवाब नहीं देता। तभी लंच हो जाता है। जब ये सारे लोग बाहर आते हैं तब रिचर्ड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है जेनर। वो रिचर्ड के साथ ही काम कर रही है। रिचर्ड उसे कहता है कि मैं माइक का केस तो लड़ रहा हूँ, मगर अब तक माइक ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। उस दिन क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, मगर मुझे पूरी सच्चाई जानी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितनी ज्यादा जानकारियां हो सके बोन के परिवार के बारे में इकट्ठा करो और मुझे ला करके दो। जेनर काम पे लग जाती है। सारे लोग दोबारा चले आते हैं कोर्ट। एक बार फिर से सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। जेम्स अपनी अगली गवाह को बुलवाता है जो पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है शेनन। वो शेनन से कहते हैं कि तुम बोन के घर पे कैसे पहुंची। वो बताती है कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस का एक कॉल आया था, तब मैं पहुंची बोन के घर पे। दरवाजा बोन की पत्नी लोरेटा ने खोला। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो मुझे अंदर लेकर के गई, तब मुझे बोन की लाश नजर आई जिसके बगल में माइक बैठा हुआ था। इस मंजर को देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई। तभी घर का डोरबेल बजा और लोरेटा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। तब मैं और माइक अकेले थे। अपनी माँ के जानने के बाद माइक ने कहा कि मैं बहुत पहले से करना चाहता था। इस बात को सुनने के बाद रिचर्ड ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि शेनन गलत बोल रही है। माइक ने ये नहीं कहा था कि मैं बहुत पहले से करना चाहता था, बल्कि उसने कहा था कि ये वो बहुत पहले से करना चाहता था, यानी वो किसी और शख्स के बारे में बात कर रहा था। मगर शेनन कहती है कि मैंने बिल्कुल सही सुना। जेम्स कहता है कि फिर क्या हुआ। शेनन बताती है कि दरवाजा खुलने के बाद रिचर्ड अंदर आया। हम जब सारे लोग खड़े थे तब मैंने रिचर्ड को कहा कि वो माइक को कहे कि वो लाश से थोड़ा दूर चला जाए। तब लोरेटा माइक को लेकर के चली गई। अपनी गवाही देने के बाद शेनन यहाँ से चली जाती है। तब रिचर्ड एक बार फिर से बात करता है माइक से। वो कहता है कि देखो केस किस तरफ जा रहा है, अगर अभी भी तुमने कुछ नहीं बताया तब मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये केस मेरे हाथों से बहुत दूर चला जाएगा, तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मैं बिना मतलब का केस को खींचे जा रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मगर माइक कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। तब यहाँ पर लोरेटा आती है और वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे कैसे भी अपने बेटे को बचाना है। रिचर्ड कहता है कि उसने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे ये लोग बाहर आते हैं रिचर्ड एक कमरे की चाबी देता है जेनल को। उसे बताता है कि इस कमरे के अंदर इस केस से जुड़े हुए सारे के सारे शब्द हैं, सारे फाइल्स, सारे रिपोर्ट्स और सारे के सारे फोटोग्राफ्स। जल्दी जाओ और काम पे लग जाओ। जो भी तुम्हारे हाथ लगता है सीधा मेरे पास लेकर के आओ। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और केस की अगली तारीख चली आती है। फिर से सुनवाई की शुरुआत हो गई है। तब अगले गवाह को पेश किया जाता है जिसका नाम है आर्थर। आर्थर बोन का पड़ोसी है। ये लोग पूछते हैं कि तुम कितने साल से उसे जानते हो। आर्थर कहता है कि मुझे 15 साल हो गए उसके पड़ोस में रहते हुए। मैं हमेशा ही बोन से मिलते रहता था। बोन मुझे सारी बातें बताता था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बोन भी एक वकील था। ये लोग पूछते हैं कि बोन के ताल्लुकात अपने बेटे के साथ कैसे थे। आर्थर कहता है कि अच्छे थे। मुझे बोन ने बताया कि उसका बेटा भी एक वकील बनना चाहता है और इस चीज को देख करके बोन बहुत खुश था। ये लोग कहते हैं कि क्या तुमने कभी कुछ अनयूजुअल देखा था। आर्थर याद करने के बाद कहता है कि एक बार पार्टी में मैंने बोन को सबसे ज्यादा गुस्से में देखा था जब वो लोरेटा को सबके सामने डांट रहा था। उसने सबके सामने लोरेटा को जलील करना शुरू कर दिया। ये बात माइक को पसंद नहीं आई। तब उसने सारे लोगों के सामने चिल्ला करके अपने पिता को कहा कि शांत रहो। इस बात से बोन को गुस्सा आ गया। तब वो माइक को लेकर के गया थोड़ी दूरी पर और उसे भी गुस्से में समझाने लगा। अपने पिता से डांट खाने के बाद माइक थोड़ा दूर चला गया। तब माइक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि जब मैं अपनी पत्नी को डांट रहा था तब तुमने भी मुझे शांत रहने के लिए बोला था, लेकिन दोबारा कभी भी ऐसा मत करना, ये
मेरे और मेरे परिवार का मामला है। मैं नहीं चाहता कि इसमें तीसरा आदमी कोई भी बोले। उसने मुझे धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर मैंने दोबारा कुछ ऐसा किया तब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो एक वकील है। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। तब से मेरी और उसकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब इसके साथ साथ फिर से लंच हो जाता है, तब ये सारे लोग बाहर चले आते हैं। बाहर जेनिल और रिचर्ड एक साथ बैठे हैं। जेनिल पूछती है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। रिचर्ड कहता है कि मुझे भी नहीं पता। जब तक माइक अपना मुंह नहीं खोलता हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर माइक ऐसे ही चुप रहा तब हमें तैयार रहना पड़ेगा इस केस को हारने के लिए। तभी दोबारा केस की कार्यवाही शुरू हो जाती है। अब बुलाया जाता है अगले गवाह को, जो है यहाँ का शेरिफ। जेम्स से सवाल पूछता है कि आपने उस दिन क्या देखा। शेरिफ कहता है कि जैसे ही मैं अंदर गया मैंने लाश देखी। तब मुझे शेनन ने बताया कि लड़के ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है कि उसने स्टैब किया है अपने पिता को। मैंने चाकू को देखा, उस पे फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए। हम सारे लोग चले आए पुलिस स्टेशन। तब मैंने एक एक करके पूछताछ करना शुरू कर दिया, माइक से और उसकी माँ से। जेम्स कहता है कि आपने पहले भी ऐसे केसेस देखे होंगे, उसमें दोषी कौन होता है। शेरिफ कहता है कि मैंने अब तक जितनी भी चीजें देखी हैं उसमें अगर एक घर में किसी की मौत हो जाए तो कातिल पति या पत्नी में से ही कोई एक होता है। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड खड़ा हो जाता है और शेरिफ से कहता है कि आपने अपने सबूतों में क्या पाया, कि माइक ही दोषी है। शेरिफ कहता है कि हाँ, हमें सबूत इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि चाकू पर हमें उसके उंगलियों के निशान मिल गए और उसने खुद गुनाहों को कबूल कर लिया। रिचर्ड कहता है यानी आपके पास कोई भी सबूत नहीं है दूसरा, सिर्फ एक ही सबूत है और वह माइक का खुद की गवाही। शेरिफ कहता है कि हाँ। फिर शेरिफ के जाने के बाद यहाँ पर फोरेंसिक ऑफिसर आता है। ये लोग उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है हमें खुल करके बताइए। डॉक्टर कहता है कि बोन के पेट में किसी ने बहुत ही दमदार तेज चाकू मारा था। चाकू इतनी तेजी से लगा कि उसका खून बहने लगा और वो नीचे गिर गया और अगले 1 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। तभी रिचर्ड कहता है कि उसने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। आपका कहना है कि उसे जैसे ही चाकू लगा उसके बाद वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर कहता है कि हाँ। रिचर्ड कहता है कि क्या पता उसने अपने बचाव में हमला भी किया हो कातिल पे। आपको कुछ तो और मिला होगा। आपको बोन के नाखूनों में किसी की स्किन भी मिली होगी जो उसे मारने आया होगा, या किसी के बाल भी। डॉक्टर कहता है कि हमें कुछ नहीं मिला, उसके नाखून में कुछ नहीं था। हमें 2 लोगों के बाल मिले और वो बाल थे लोरेटा और माइक के, और वहाँ पर सिर्फ उन लोगों के पैरों के निशान थे जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस वालों के साथ गए थे। डॉक्टर के बाद अब अगले गवाह को बुलाया जाता है और वो है आर्थर का बेटा अलेक्जेंडर। जेम्स उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। जेम्स सोचता है कि माइक को तुम कितने समय से जानते हो। अलेक्जेंडर कहता है कि जब से मैं वहाँ पर हूँ तब से। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। जेम्स उससे कहता है कि क्या तुमने कभी कुछ अनयूजुअल देखा? तुम उस वक्त कहाँ पे थे जब तुम्हारे पिता की लड़ाई हो रही थी माइक के पिता के साथ? अलेक्जेंडर कहता है कि मैं वहीं पर था। जेम्स कहता है कि तुमने माइक में क्या बदलाव देखा? अलेक्जेंडर कहता है कि पहले वो अपने पिता से घुल मिल के रहता था और मुझे इस चीज से जलन भी होती थी, मगर एक वक्त के बाद माइक अपने पिता से अचानक दूर होने लगा। जेम्स कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अलेक्जेंडर कहता है कि इस बारे में कभी माइक ने कुछ नहीं बताया, मगर मैं सारी चीजों को देख सकता था। फिर अलेक्जेंडर को याद आता है कि एक रात जब वो घर से बाहर आया था तब उसने देखा था बोन को। बोन इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था लोरेटा के साथ, मगर लोरेटा मना कर रही थी। तब वो उसे पीट भी रहा था। इन दोनों को देख करके ऐसा लग रहा था कि बोन बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है लोरेटा का, जबकि वो उसकी पत्नी है। शायद यही कारण है कि माइक अपने पिता से दूर हो रहा था। शायद उसने भी इस चीज को देखा होगा कि उसके पिता उसकी माँ के साथ क्या करते हैं। उसकी माँ मना करती रहती है, फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट होते हैं और उसे पीटते भी हैं। रिचर्ड अब सामने आकर के कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा ही लगा कि वो अपनी पत्नी को पीटता था और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता था? अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देखा था। आज की कार्यवाही खत्म होने के बाद जैसे ही रिचर्ड बाहर आता है वो लोरेटा से मिलता है और उसे कहता है कि अब हमारा केस स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तुम माइक को समझाओ कि वो मुझसे बात करे और सच्चाइयां बताए। लोरेटा कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम रिचर्ड और लोरेटा को देखते हैं पार्टी के दौरान बात करते हुए। लोरेटा बहुत परेशान होती है, तब रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या हुआ। लोरेटा कहती है कि मुझे माइक को लेकर के परेशानी होती है। माइक दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है, मगर बोन नहीं चाहता कि वो उस कॉलेज में जाए। बोन किसी और कॉलेज में उसे भेजना चाहता है। इन सारी परेशानियों को लेकर के मैं परेशान हो जाती हूँ। रिचर्ड उसे समझाता है और कहता है कि माइक एक अच्छा लड़का है, वो मेहनती है, वो जहाँ भी जाएगा अच्छा ही करेगा। लोरेटा कहती है इसीलिए मुझे उसके लिए बुरा लगता है। बोन उसे कंट्रोल करके रखा है और ये परेशानी मैं अपने बच्चे की देख नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि माइक वो करे जो उसका मन है, मगर हम सारे लोग बोन के चंगुल में फंसे हुए हैं। रिचर्ड कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? लोरेटा कहती है कि एक बार मैंने बोला था उसे कि मैं उसे तलाक दे दूंगी, तो बोन गुस्सा हो गया और उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने दोबारा इस बारे में सोचा भी और मुझसे दूर जाने के बारे में कभी कुछ भी कहा तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं इन सारी चीजों को सोच करके परेशान होती हूँ, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे लगता है कि तुम मुझे बोन के चंगुल से बचा सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड देखने लगता है लोरेटा की तरफ। लोरेटा कहती है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। तभी कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। अब लोरेटा को बुलाया जाता है कोर्ट में और जेम्स उससे सवाल जवाब शुरू कर देता है। जेम्स कहता है कि उस दिन आखिर आपने क्या देखा? लोरेटा कहती है कि मैं वर्कआउट कर रही थी। वर्कआउट करने के बाद मैं नहाने चली गई, तभी वहाँ पर बोन आया। जब मैं बाथरूम में थी तब उसने ऐसी बातें कही जो मैं कोर्ट में बता भी नहीं सकती। फिर थोड़ी देर के बाद मैं नहा करके जैसे ही बाहर आई मुझे बोन की लाश नजर आई। मैं वहीं बैठ गई। तभी वहाँ पर माइक आया और उसने मुझसे कहा कि क्या ये मर चुका है? मैंने कहा कि हाँ। तब उसने सांस ली और कहा कि ये मैंने किया है। तभी रिचर्ड आगे आता है और लोरेटा से कहता है कि जब आप बाथरूम में थी और बोन ने आपसे वैसी बातें की थी तब क्या इन बातों को माइक ने भी सुना था? लोरेटा कहती है कि शायद हाँ, वो उस वक्त घर में ही मौजूद था। रिचर्ड कहता है कि जब तुम्हें बोन पीटता था तब क्या इस चीज को माइक ने भी देखा है? लोरेटा कहती है कि हाँ, शायद बहुत बार। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स सामने आ जाता है और कहता है कि इन सारे सवालों को पूछ करके तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि बोन अपनी पत्नी को पीटा करता था। इस बात को सुनते ही रिचर्ड बहुत सारी तस्वीरें निकालता है और सारे जूरी वालों को दे देता है। ये सारी की सारी तस्वीरें लोरेटा की है, उस दिन की जब बोन की हत्या हुई थी। लोरेटा के पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। जूरी वाले भी इन चीजों को देख करके समझ जाते हैं कि बोन आखिर अपनी पत्नी के साथ क्या किया करता था। मगर ये सारी बातें अब कहीं ना कहीं माइक को अच्छी नहीं लगती। जैसे ही वो यहाँ से निकलता है थोड़ी देर के बाद
बाद एक लेटर मिलता है रिचर्ड को। तब वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और जाकर के माइक से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तब तुम हमेशा के लिए जेल चले जाओगे। तभी एक पुलिस वाला आकर के यहाँ पर कहता है रिचर्ड को कि अब तुम माइक के वकील नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। मगर रिचर्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपना दिमाग लगाता है और माइक का वकील बना रह जाता है, क्योंकि अगले दिन माइक आने वाला है कटघरे में। और ऐसा ही होता है, जैसे ही माइक कटघरे में आता है उसके सामने रिचर्ड आता है और उससे कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को पीटा करते थे। माइक कहता है कि हाँ, मैंने कभी भी अपनी आंखों से इन चीजों को नहीं देखा, मगर हमेशा ही मैंने चीखें सुनी है, अपनी माँ को चिल्लाते हुए और रोते हुए सुना है। रिचर्ड कहता है कि मुझे उस दिन के बारे में बताओ जिस दिन तुम्हारे पिता की हत्या हुई। तुम हमेशा की तरह अपने सॉकर की प्रैक्टिस के लिए गए थे, मगर तुम्हारी प्रैक्टिस कैंसिल हो गई, तब तुम घर पे आ गए। उसके बाद तुमने क्या किया? माइक कहता है मैंने वही किया जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया है। रिचर्ड कहता है कि आखिर तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की? माइक कहता है कि जब से मैं उस ट्रिप से आया था तब से मैं उन्हें मारना चाहता था। रिचर्ड कहता है कि आखिर क्यों? क्योंकि वो हमेशा से मेरे साथ बलात्कार करते आए हैं। उस दिन जब हम लोग फ्लाइट में थे उन्हें पता लग गया कि अब मैं कॉलेज जाने वाला हूँ और मैं उनसे दूर चला गया, तब वो मेरे साथ ये सब नहीं कर पाएंगे। तब चलती प्लेन में उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। उस दिन जैसे ही मैं घर आया वो पैकिंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, उनके पास यही एक आखिरी मौका है। उन्होंने हमेशा से मुझे डरा करके रखा था और बचपन से मेरे साथ ये सारी चीजें कर रहे थे। एक आखिरी बार जब उन्होंने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की तब मैंने उनकी हत्या कर दी। इन सारी बातों को सुनने के बाद पूरा का पूरा कोर्ट शांत हो जाता है। तब इस बात की पुष्टि करने के लिए एंजेला को बुलाया जाता है और इससे पूछा जाता है कि उस दिन जब बोन ट्रैवल कर रहा था तब उसने अपने बेटे के साथ कुछ किया था। एंजेला कहती है कि नहीं। इन बातों को सुनने के बाद अब जेनल सामने आती है और कहती है कि तुम इतने भरोसे के साथ इस बात को कैसे कह सकती हो? एंजेला कहती है क्योंकि मैं वहीं पर थी। जेनल उससे कहती है कि तुम कॉकपिट में कितना समय बिताती हो? वो कहती है कि नियम के अनुसार 1 से 2 मिनट। जेनल कहती है कि जहाँ तक हमें पता लगा है पायलट तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और बहुत करीब भी हो तुम दोनों, इसीलिए तुम कॉकपिट में ज्यादा समय बिताती। हमारे पास ये सारे सबूत है। इन बातों को सुनने के बाद एंजेला चुप हो जाती है और कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैंने कॉकपिट में कितना समय बिताया था, शायद 10 या 12 मिनट। इन बातों को सुनने के बाद अब सारे लोग समझ जाते हैं कि शायद माइक सच बोल रहा है और एंजेला को कुछ भी पता नहीं कि उस लड़के के साथ फ्लाइट में क्या हुआ था। आज की कार्यवाही जैसे ही खत्म होती है जेनल बाहर आकर के मिलती है लोरेटा से और उससे कहती है कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता नहीं थी कि तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता है? लोरेटा कहती है कि मुझे बाद में पता लगा। जेनल कहती है कि फिर भी तुम चुप कैसे रह गई? लाश के पास तुम पहले आई थी और माइक बाद में आया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ये सारी चीजें की हो और माइक तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हो। इन बातों को सुनने के बाद लोरेटा भड़क जाती है और यहाँ से चली जाती है। तब जेनल पहुंचती है रिचर्ड के पास। रिचर्ड कहता है कि मेरे पास लोरेटा का कॉल आया था, उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। जेनल कहती है कि जहाँ तक मैंने अब तक इस केस को देखा है मुझे लगता है कि लोरेटा झूठ बोल रही है। लोरेटा ने मारा है अपने पति को और उसका बेटा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी झूठ है कि बोन अपने बेटे का बलात्कार करता था। रिचर्ड कहता है कि हो भी सकता है, मगर अभी हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाना है माइक को बचाने पे, न कि इस केस को और उलझाने पे। मगर जेनल को लगता है कि असली कातिल लोरेटा है। रिचर्ड उसे समझाता है मगर वो नहीं मानती। अगले दिन फिर से कार्यवाही की शुरुआत हो जाती है। जेम्स अपनी दलीलों को पेश करता है। वो कहता है कि हमारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि बोन अपने बेटे का बलात्कार करता था। फ्लाइट में भी हमने सारे लोगों से बात कर ली। अगर वो घटना भी हुई भी थी तो वो घटना 2 दिन पहले की थी और बोन की हत्या 2 दिन बाद हुई, जो कि पूरी प्लानिंग से की गई है। इतना कहने के बाद वो जूरस को फैसला करने के लिए बोल देता है। तब रिचर्ड सामने आता है और सारे जूरस के सामने कहता है कि अपने सारे दलीलों को सुना है कि किसने क्या बोला। एक बच्चा जिसने बचपन से अपनी माँ को देखा है अपने पिता के साथ मार खाते हुए, उसके पिता ने रोज उसकी माँ का बलात्कार किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनी है। मगर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। उस आदमी ने अपने बेटे का भी बलात्कार किया। उस बच्चे को बचपन से सिर्फ और सिर्फ पीड़ा मिली है और उसे पीड़ा से मुक्ति का एक ही रास्ता नजर आया कि वो उस आदमी की हत्या करे और अपनी माँ को और अपने आप को भी आजाद करवा ले, और उसने यही किया। मगर उसके बाद हमने क्या किया? उसे काल कोठरी में डाल दिया। अब सारा का सारा फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आप लोग क्या चाहते हैं। उस बच्चे को जेल में भेज करके फिर से उसे पीड़ा देना चाहते हैं या उसे आजाद करके एक नई जिंदगी जीने का मौका देंगे ताकि वो इन सारी चीजों से मुक्त हो जाए और पहली बार खुल करके अपनी जिंदगी बिताए। इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है और सारे लोग फैसले का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग फैसला सुनने के लिए अंदर आते हैं तब हम माइक को देखते हैं जो एक घड़ी का स्केच बना रहा होता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम माइक को देखते हैं और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है वो देखता है कि उसके पिता की लाश पड़ी हुई है और उसकी माँ वहीं पर बैठी है। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या की है, मगर वो नहीं चाहता कि लोरेटा जेल जाए, इसलिए उसने अपनी माँ को कहा कि तुम जाओ दरवाजे पर, मैं सबको बोलूंगा कि ये मर्डर मैंने किया है। फिर वो चाकू को पकड़ लेता है ताकि उस पर उसके उंगलियों के निशान आ जाए। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। तब माइक को रिहा कर दिया जाता है। उसके ऊपर से सारे के सारे चार्जेस को हटा दिया गया है। माइक जैसे ही बाहर आता है रिचर्ड उसे बधाई देने जाता है। तब माइक उसे वही पेपर देता है जिसपे उसने घड़ी का स्केच बनाया है। जैसे ही रिचर्ड स्केच को देखता है वो समझ जाता है कि ये उसकी ही घड़ी है। तब माइक उससे कहता है कि जब मेरे पिता की हत्या हुई थी मैं जैसे ही वहाँ पर आया मैंने तुम्हारी घड़ी देखी बिस्तर के नीचे, यानी कि तुमने मेरे पिता को मारा है। ऐसा तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड उसे शांत करवाता है और सारी कहानी बताना शुरू करता है कि तुम्हें भली भांति पता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के साथ क्या किया करते थे। वो हर रोज उसका बलात्कार करते थे और बेरहमी से पीटते भी थे। आगे की कहानी तुम लोरेटा से समझ सकते हो। अब लोरेटा भी आती है रिचर्ड के पास और ये लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें सारी बातें पता लगती है। रिचर्ड और लोरेटा का अफेयर चल रहा था क्योंकि लोरेटा को किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए था। तब रिचर्ड ने उसे सपोर्ट दिया। थोड़े समय के बाद बोन को यह बात पता लग गई कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। तब वो गया रिचर्ड के पास और उसने ये सारी बातें बताई। रिचर्ड ने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी से खुश नहीं हो तो उसे तलाक दे दो। बोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी भी उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर उसने ऐसा किया तब मैं उसे मार दूंगा। और यही बात उसने अपनी पत्नी को भी कहा था। बोन ने अपने पूरे परिवार की जिंदगी बद से बदतर कर दी थी। तब रिचर्ड और लोरेटा ने मिलकर
करके एक प्लान बनाया कि वो दोनों मिलकर के मार देंगे बोन को और केस को ऐसे पेश करेंगे कि लोरेटा ने अपने बचाव में मारा है बोन को। हत्या वाले दिन बोन जैसे ही घर के अंदर आया, लोरेटा बाथरूम में चली गई और वो अपने आप को पीटने लगी ताकि उसके शरीर पर चोटों के निशान बन जाए। दूसरी तरफ बोन आ गया अपने बेडरूम में, तभी रिचर्ड ने उसे मार दिया। इनकी प्लानिंग सही जा रही थी, तभी वहाँ पर माइक आ गया और इन सारी चीजों को देखने के बाद माइक ने अपने ऊपर सारे के सारे गुनाहों को ले लिया। मगर उसने रिचर्ड की घड़ी देखी, फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया रिचर्ड के बारे में। घड़ी को छुपा करके अपने पास रख लिया क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ मिली हुई है रिचर्ड के साथ और उसकी माँ ये सारी चीजें उसे और अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। मगर अंत में अब सारी चीजें ठीक हो चुकी है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।